नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केपी गुप्ता आपको लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। इसी के अंतर्गत हिंदी आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले हम सभी आपको एमपीडिया टीम आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। हम सभी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप निरंतर रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें और हमारे संविधान के आदर्शों का पालन करते रहें। ठीक, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं बातों को हम गौर करते हो कि आप सभी इन बातों को फॉलो करेंगे। उसके साथ आज हम लोग आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना दोस्तों संधि। कौन सा टॉपिक है? संधि का टॉपिक है। और संधि के बारे में जैसे जानते हैं कि बहुत सारी चीजें संधि के बारे में आप लोगों ने सुनी होंगी और पढ़े भी होगी कि संधि क्या होती है। हमेशा देखते हैं आप कि भारत सरकार ने फलाने राष्ट्र से संधि की है, ठीक, फलाने राजा ने किसके साथ संधि की, जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रीटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रीटी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, आपकी पारिभाषिक शब्दावलियों में काम आ जाते हैं कि इंग्लिश में संधि को क्या कहते हैं। तो जब दोस्तों हम संधि का टॉपिक अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें पता होनी चाहिए कि जब संधि होगा तो क्या होगा, संधि वास्तव में होती क्या है। तो आप स्वयं देखिए, जब दो राष्ट्र या दो व्यक्ति आपस में ट्रीटी करते हैं तो उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। मतलब संधि में हमेशा परिवर्तन आएगा। संधि क्या करती है? दो अलग अलग धाराओं में बहते हुए लोगों को एक नाव पर ला देती है। दो अलग अलग नाव पर जो लोग चल रहे होते हैं उनको एक नाव पर ला देती, अर्थात जोड़ने का कार्य करती। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि संधि का अर्थ क्या होता है, क्या पूछ लिया जाए दोस्तों? अर्थ पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल या योग। संधि का अर्थ क्या होता है आपका? संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल या योग होता है संधि। अब अगला प्रश्न बनता है कि संधि होती किनके मध्य? तो संधि हमेशा किनके मध्य होती है दोस्तों? ये वर्णों के मध्य होती है। संधि हमेशा किसके वर्ण होती है? वर्णों के मध्य। ये आप याद रखेंगे कि संधि सदैव वर्णों के मध्य होती, क्योंकि विकल्प में पूछ लिया जाता है कि संधि होती है। ऑप्शन ए में आपका दे दिया जाएगा वर्णों के मध्य, ऑप्शन बी दे दिया जाएगा शब्दों के मध्य, ऑप्शन डी दे दिया जाएगा वाक्यों के मध्य, और ऑप्शन आखिरी विकल्प आपका हो जाएगा सभी के मध्य, ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर सदैव क्या निकल कर आएगा कि संधि किसके मध्य होती है? संधि वर्णों के मध्य होती है। इसके बाद ये आता है, क्या संधि में परिवर्तन होना आवश्यक है? तो अवश्य दोस्तों, संधि में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार, विकार के लिए सरल सा शब्द है परिवर्तन। जब भी आप दोस्तों वर्णों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? वर्णों को जोड़ेंगे तो उनसे क्या होगा? उनके मध्य जोड़ने के पश्चात विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? वर्ण है, वर्ण को जोड़ा और जोड़ने के बाद क्या होंगे? विचार। मतलब ऐसा एक प्रकार से वर्ण, वर्ण को क्या किया आपने? जोड़ा, ठीक। जब वर्ण को आपने जोड़ा तो क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया। जब विकार उत्पन्न हो गया दोस्तों तब हम उसे कहते हैं संधि। अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यदि विकार उत्पन्न नहीं हुआ तब क्या होगा? तो दोस्तों हमने क्या किया? वर्ण जोड़ा, विकार नहीं हुआ, तब हम उसे कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, वर्णों को जोड़ने के पश्चात यदि विकार उत्पन्न होगा तभी हम उसे क्या कहेंगे? संधि। तो ये होगा वर्ण, ये जोड़ना, जोड़ने से विकार उत्पन्न हुआ तभी कहलाएगा वो संधि, अदरवाइज उसे हम कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे दोस्तों? संयोग। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है एक बार कि निम्न में से किस शब्द में कोई भी संधि नहीं है, तो ये आप कब डिसाइड कर पाएंगे? जब आप पूरी संधि पढ़ लेंगे। अब देखें यदि किसी शब्द में संधि के कोई नियम लग रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगी संधि, और जिसमें नियम संधि के नहीं लग रहे होंगे वह हो जाएगा आपका संयोग। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगला ये बनता है दोस्तों कि अब संधि तो कर लिया हमने, तो संधि को तोड़ने की भी हमारे पास पावर है कि नहीं है? तो अब जो की गई संधि है उसे तोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो संधि को तोड़ना, किसको दोस्तों? संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। संधि
संधि युक्त वर्णों को उनके मूल रूप में ले जाना, अलग अलग करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों संधि विच्छेद। तो आपको इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल या योग होता है। संधि किसके मध्य होती है? सदैव वर्णों के मध्य होती है। वह संधि से क्या होता है? संधि से सदैव विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपकी बेसिक होंगे। इसके बाद अगला आप क्या ध्यान देंगे? अगला ध्यान देंगे आप इसके प्रकार। आपसे पूछ लिया जाए संधि कितने प्रकार की होती, तो सॉरी संधि 3 प्रकार की होती। कभी भी पूछ लिया जाए, ये सरल से प्रश्न जो हम लोग गलत कर देते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो यहीं पर हम मेंशन कर देते हैं। ये 3 प्रकार आपके होते हैं। पहला होता है स्वर संधि का, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा होता है दोस्तों विसर्ग। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक, 3 संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। परंतु दोस्तों अब हम पहचानेंगे कैसे स्वर है या व्यंजन है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते चलिए। अब हमने कहा संधि 3 प्रकार की होती। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए उनको पहचानने के पहले कि संधि जब वर्णों के मध्य होती है तो उस जो शब्द दिया होगा किस रूप में होगा। तो आप यहां ध्यान दीजिए, जैसे हमेशा याद रखिए संधि के बारे में। हमने लिखा संधि, तो इसमें याद रखिए पद कौन कौन से होते हैं। जो संधि होती है दोस्तों सदैव आपको याद रखना है एक बात ये कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण प्लस उत्तर पद का पहला वर्ण। संधि सदैव किसके मध्य होती है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण के मध्य और उत्तर पद के पहले वर्ण के मध्य। जो उत्तर पद के पहला वर्ण के पहले वर्ण के मध्य। चलिए ठीक है, लिख लिया आप लोग, लिख लीजिए उत्तर पद का पहला वर्ण या उत्तर पद के पहले वर्ण। ठीक, तो अब यहां से हमें समस्या ये आएगी दोस्तों, ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? ये लिखा हमने पूर्व पद और ये लिखा है उत्तर पद, ये क्या होते हैं? तो दोस्तों जब हम प्लस साइन लगाते, प्लस साइन के जो पूर्व में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? इसके जो पूर्व में ये लिखा जाएगा, इसे हम कहेंगे क्या? पूर्व पद। क्या कहेंगे? पूर्व पद। प्लस साइन के पहले जो पद लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्व पद। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या? पूर्व पद। ठीक, अब प्लस साइन लगाया हमने, प्लस साइन को जो बाद में लिखा होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। कैसे? अब हम एक उदाहरण सा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एक उदाहरण लिख रहे हैं, वहां से आप लोगों को सीधे समझ में आ जाएगा। जैसे आपको सबको पता है हम क्या लिखते हैं? विद्या धन आलय। हमने क्या लिखा? हमेशा हमें पता है इसका विद्यालय बनता है, क्योंकि हम बचपन से हमेशा से जब से हमने हिंदी और संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया तब से हमने इसी को याद किया है कि विद्या धन आलय इज इक्वल टू विद्यालय। परंतु दोस्तों ये होता कैसे है, इसको देखने के लिए अब पहले हम ये पहचान लें कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से। तो ये वाला जो पद है दोस्तों विद्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? जो ये विद्या लिखा हुआ है ये प्लस के पहले है, तो ये आपका कहलाएगा पूर्व पद। क्या कहलाएगा? पूर्व पद। और ये प्लस के बाद लिखा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद। तो अब हम यहाँ ये ना सोचे दोस्तों कि सर कह रहे हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद मतलब संधि पूर्व और उत्तर पद के मध्य होती, बिल्कुल नहीं। पदों के मध्य संधि कभी नहीं होती है। संधि किसके मध्य होगी? जो पूर्व पद है दोस्तों, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। तो अंतिम वर्ण क्या? अभी अंतिम वर्ण हम देखिए, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। वर्ण और अक्षर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि वर्ण और अक्षर क्या होते हैं। वर्णों के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्ण वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते। इसके क्या होते हैं? इनके खंड नहीं किए होते। खंड
नहीं होते, अर्थात इनको क्या है, इनको अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और ये क्या होता, अक्षर क्या होते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है, खंड किए जा सकते हैं, खंड किए जा सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में हमने देखा था, जैसे हमने रा लिखा तो रा में कितने वर्ण हैं, वर्ण होंगे दोस्तों रा प्लस आ। परंतु अक्षर की बात करेंगे तो अक्षर कितना होगा, अक्षर केवल एक है। तो यहां पर हम क्या लिखा है कि संधि सदैव किसके मध्य होती है, संधि वर्णों के मध्य होती है। क्या इसके मध्य, वर्णों के मध्य होती है। जब संधि दोस्तों वर्णों के मध्य होती है तो ये आखिरी में अक्षर है धा, और यहाँ क्या है, इसका अ है। तो अब हम इनके निकालेंगे खंड। तो सबसे पहले जो आखिरी में लिखा उस अक्षर को उठा लीजिए, उठा लिया हमने, और इधर क्या लिखा है, आ लिखा है। तो आ तो दोस्तों ये वर्ण, ये हमें पता है कि स्वर जितने होते हैं उनके खंड नहीं होते, तो स्वर सभी वर्ण होते हैं। परंतु व्यंजन क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। व्यंजन को वर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके नीचे हलंत लगाना पड़ता है और उनसे आ को अलग करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब हमें इस अक्षर को क्या बनाना है, वर्ण बनाना है। जब अक्षर को हमें वर्ण बनाना होता है दोस्तों, तो हम देखते हैं उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, विद्या, किसका उच्चारण, आ का उच्चारण, मात्रा किसकी लगी, आ की लगी है, तो हमेशा इसमें हलंत लगाएंगे। क्योंकि तोड़ते वक्त हमने देखा था दोस्तों, जब वर्ण विच्छेद की क्लास करी थी, तो हलंत लगाते हैं तो स्वर अलग हो जाता है। क्योंकि हमें इसको तोड़ना, मतलब स्वर और प्योर स्वर, शुद्ध स्वर और शुद्ध व्यंजन और स्वर में इसे विभक्त करना है। जब शुद्ध व्यंजन और स्वर चाहिए, मतलब शुद्ध व्यंजन क्या होता है, स्वर रहित व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन चाहिए दोस्तों, तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा। जब हलंत लगाए तो इसमें से क्या निकला, ये निकल के आएगा आ। तो अब इसका ये जो शब्द लिखा था, कौन सा, ये शब्द दोस्तों जो लिखा हुआ था अपना, कौन सा लिखा हुआ था, ये वाला विद्या। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अब क्या निकल कर आ, ये हुआ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या निकला, आ। और उत्तर पद का पहला वर्ण, इस पद का पहला वर्ण क्या निकला, आ। तो ये भी दोस्तों स्वर है और ये भी स्वर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे जाके हम आगे पहचानेंगे। अब संधि किनके मध्य होगी, अब संधि होगी दोस्तों इस आ और इस आ के मध्य, क्योंकि इसका आखिरी क्या है, इसका आखिरी है ये और इसका पहला है ये, तो संधि इन दोनों के मध्य होगी। क्लियर हुआ, इतनी ये चीजें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों, तो समझ लीजिए आपकी संधि 80% कंप्लीट। आपकी संधि क्या हो गई, 80% कंप्लीट हो गई। और फिर आपसे कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे बन जाएगा, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग को पहचानेंगे कैसे, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमने देख लिया, अब हम लिखते हैं स्वर कैसे पहचाने। ये हमने लिखा स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। अब स्वर संधि, अब हम कैसे पहचानेंगे, हमेशा दे दिया कि इसको जोड़िए उसको जोड़िए, तो हम कैसे बताएंगे कि स्वर है कि नहीं। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका आपका है क्या, जैसे प्लस साइन लिखा है ना, प्लस साइन के पहले भी स्वर वर्ण आना चाहिए और इधर भी स्वर वर्ण आना चाहिए। अर्थात यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण दोनों स्वर हो तो हमेशा स्वर संधि कहलाएगी। तो मतलब परिभाषा यदि आप बोलेंगे कि स्वर का मेल, तो स्वर हो गया, ये साइन को हम क्या कहेंगे, मेल या योग या जोड़, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, स्वर का मेल किसके साथ हो, स्वर के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो आपकी परिभाषा भी इस सूत्र से बन जाएगी, मैथमेटिकल हिसाब से देखेंगे तो स्वर प्लस स्वर, मतलब स्वर का मेल स्वर के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इन अ सेम वे हम देखते हैं अब अगली व्यंजन संधि। कौन सी संधि दोस्तों, व्यंजन। अब जब जोड़ने का आएगा दोस्तों, अभी तोड़ने वाले उदाहरण नहीं देख रहे हैं हम लोग, जोड़ने वाले देख रहे हैं। अब जोड़ने वाले में व्यंजन संधि कैसे पहचानेंगे, अब इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, क्या एक और व्यंजन आ जाए और प्लस दूसरी ओर स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी आ जाए,
ये कंडीशन आपकी स्टार्टिंग में भी चलती है दोस्तों। मतलब व्यंजन संधि के लिए किसी भी एक और व्यंजन आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि दूसरी ओर व्यंजन कैसा है, दूसरी ओर व्यंजन ऐसे पूरा लिखा रहेगा, लेकिन जो पूर्व पद है उसमें व्यंजन कैसे आएगा, उसमें जो भी लिखा है, मान लीजिए मां लिखा है तो ये केवल मां लिखा तो ये व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अक्षर है, अक्षर को हम तोड़ सकते। आप जब तक वर्ण को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप संधि नहीं करेंगे। तो आपको यहां पर संधि करना है तो मां को क्या करेंगे, आप ब्रेक करेंगे और मां को क्या किससे बदलेंगे, अक्षर वर्ण में बदलेंगे। तो मां के साथ हलंत लाएं तो आ निकाल कर आया, मतलब ये तो व्यंजन था ही नहीं क्योंकि इसने अपने साथ किसी को सहारा लेकर रखा है। तो अब इसमें व्यंजन निकालना है तो हम ऐसा ध्यान देंगे दोस्तों। अब यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या ध्यान देंगे आप ध्यान देंगे कि यहां पर व्यंजन का मतलब होता है, जब प्लस के पहले हमेशा व्यंजन का मतलब आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे कि यहां पर क्या होगा, हलंत वाला वर्ण होगा। मतलब अंतिम वर्ण कैसा होगा, हलंत वाला, मतलब जो स्वर रहित वर्ण होगा वही व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन संधि हमेशा याद रखिएगा, पूर्व पद के अंतिम को व्यंजन, अंतिम वर्ण का व्यंजन यदि है तो उसका मतलब है कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसके नीचे एक तिर्यक रेखा का साइन लगा हुआ है, जिसे हमने पढ़ा था विगत क्लास में, हल चिह्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हल चिह्न या हलंत कहते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी व्यंजन संधि। और आखिरी संधि जिसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है वह है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक दोस्तों, जब विसर्ग संधि की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने कल की क्लास में ही पढ़ा है विसर्ग के बारे में। विसर्ग का संकेत क्या होता है दोस्तों, विसर्ग का संकेत होता है ये होगा आपका विसर्ग का संकेत। अब प्लस के पूर्व यदि विसर्ग लगा हो दोस्तों और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आता है, क्या आता है, प्लस के पश्चात स्वर या व्यंजन कुछ भी आता है तो वहां पर सदैव विसर्ग संधि होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण, सभी तीनों के एक उदाहरण लिखते हैं। इसका तो हम लोगों ने देख लिया, विद्याधन आलय, तो आ और आया। जैसे इसका देख लेते हैं दोस्तों क्रम से सभी के उदाहरण। इसका देखिए, यदि हमने लिखा दिक प्लस गज, तो यहां देखिए का में हलंत लगा है कि नहीं लगा है। जब का में हलंत लगा है दोस्तों हम समझ जाएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हलंत लगने के कारण ये क्या गया, प्योर व्यंजन हो गया। क्योंकि जो शुद्ध व्यंजन होते हैं जिनके खंड ना किए जाएंगे वो होते हैं स्वर रहित। क्या है, स्वर रहित। तो यहां पर हमने देखा तो हलंत लगा है और यहाँ गा आ गया, तो श्योर हो गए हम कौन सी संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसी प्रकार इसका उदाहरण देखना है हमें, तो इसका उदाहरण देखिए, हमने लिखा मनः प्लस जा, क्या लिखा। अब आपसे पूछ लिया जाए मनः प्लस जा, इसमें कौन सी संधि आई, क्योंकि आप जब जोड़ेंगे दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण आपको नियम होंगे, क्योंकि नियमों के बिना यदि आप चलते हैं, मैथमेटिक्स है दोस्तों, संधि में हमें जोड़ना है और जोड़ हमेशा मैथ्स में होता है, और नियमों के विरुद्ध चलेंगे तो जोड़ हमारा गलत हो जाएगा। और हम कतई ना चाहेंगे कि हमारे जो क्या हो जोड़ गलत हो जाएं और हमारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमें यह आवश्यकता होती है कि हमें पहचानना है। अब पहचान लेंगे तो हमारा एक काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के लगा है ना, प्लस के पहले विसर्ग लगा है ना, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गई आपके विसर्ग संधि। क्लियर दोस्तों। अब आज की क्लास का आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में, छोटे छोटे वीडियो 5 से 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो के रूप में हम लोग जितनी भी संधियां हैं स्वर संधि के प्रकार उनका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के क्लास का अपना आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, क्या व्यंजन संधि के कितने, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेंटर में आप लिख लीजिए स्वर संधि। स्वर संधि तो आप लोगों ने पहचान ही लिया कि स्वर संधि क्या होती है। अब इसके हमें प्रकार पढ़ना है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, क्या पूछ लिया गया, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार जब भी पूछ लिया जाए दोस्तों तो इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। गौर से आप देखिएगा, आप पांचों प्रकार यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर लेंगे।
ठीक, जब हमने कहा दोस्तों स्वर संधि की 5 प्रकार हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात क्लिक होती है कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं, है ना। तो चलिए पांचों प्रकार हम बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों दीर्घ। आप इसी क्रम में पढ़िएगा तो संधि पढ़ने में भी आसानी रहेगी। पहला होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले आप बड़े होंगे कि नहीं होंगे, तो इसीलिए दीर्घ नाम दिया गया, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जितने भी दोस्तों क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हो जहां पर क्या होगा, बड़ा आ बड़े ए, जितने भी हम स्वर पढ़े दोस्तों, स्वर में बड़ा का मात्रा लगता है ना, वो आ जाए तो कहलाते हैं दीर्घ। अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके अंदर गुणों का विकास होगा, तो आपकी अगली संधि बनेगी गुण स्वर संधि। अब थोड़ी और बड़े हो, आपके अंदर गुणों का ज्यादा ही विकास होगा, तो आप प्रगति करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो अगली होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। जब वृद्धि कर लेंगे तो आप जाते आते, जैसे मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों, यहां से चालू होता है तो आप बड़े हुए, फिर आपके अंदर और गुण आए तो और बड़े होते तो वृद्धि हो गए। वृद्धि के बाद आप टॉप में पहुंचे, टॉप के बाद आप नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो नीचे आएंगे तो आप आधे अधूरे होते जाएंगे, तो इसीलिए हमने अगली संधि का नाम दे दिया दोस्तों यण स्वर संधि। आधे अधूरे से संबंधित होती है। अब यण स्वर संधि के बाद आप सोचेंगे नहीं नहीं हमारा तो पतन हो रहा है, फिर हमें स्टेबल चलना चाहिए, तो फिर आप यहां से फिर से स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसे चलना चालू करें, तो हमने इसे कह दिया, नाम दे दिया अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, क्या नाम दे दिया दोस्तों, अयादी स्वर संधि नाम दिया। अब सभी में अंतर क्या रखना है, इसमें आप याद रखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो बेसिकली याद रखना है आपको, ठीक। जब हम इसमें आएंगे, किसमें आएंगे दोस्तों, गुण स्वर संधि। तो एक बात याद रखिए, आपको सिरोरेखा तो पता ही होगी, तो नहीं पता तो हम जल्दी से बता देते। सिरोरेखा मतलब सिर के ऊपर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, सिरोरेखा कहते हैं। मान लीजिए हमने ये एक नाम लिखा, मान लीजिए कोई एक नाम लिखे, हमने नाम लिखा दोस्तों, ये लिखा मान लीजिए गणतंत्र, ये लिखा हमने गणतंत्र, ये लिख लिया। अब इनको एक साथ बनाए रखने के लिए इनके ऊपर हम एक रेखा खींचते थे। अब रेखा हम अलग कलर से खींचते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये खींच दी हमने रेखा। अब ये जो रेखा खींची दोस्तों इनकी मस्त सिर के ऊपर है कि नहीं है, तो इसे हम कहते हैं सिरोरेखा, ठीक। अब इस सिरोरेखा के ऊपर दोस्तों यदि क्या आ जाए, इस सिरोरेखा के ऊपर यदि एक खड़ी पाई आ जाए, क्या आ जाए, एक खड़ी पाई, मतलब किसकी मात्रा आ जाए, ए अथवा ओ की मात्रा। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको जब अपन विग्रह करेंगे, विच्छेद करें, तो सिरोरेखा के ऊपर एक, ये आप रख लेना, ये आपको याद है, एक सींग। सिरोरेखा के ऊपर एक सींग मतलब एक खड़ी पाई, खड़ी पाई, आड़ी तिरछी पाई आप कह सकते हैं। तो हमेशा हो जाएगी आपकी वो गुण स्वर संधि। अब हमने लिखा वृद्धि, तो जब वृद्धि की बात करते हैं दोस्तों, तो अब वृद्धि होगी मतलब आपके ऊपर एक चोटी नहीं बनाएंगी आप, कितने चोटी आप लोग बनाएंगे, आप जो गर्ल्स होंगी वो बनाएंगे अब 2 चोटी। कितनी चोटी कंघी करेंगे, अब वो 2 चोटियों की कंघी करेंगे, क्योंकि बाल बड़े हो गए, छोटे थे बाल तो आपने एक चोटी बांधी, तो एक सिरोरेखा के ऊपर एक खड़ी पाई। अब आपके बाल ज्यादा हो गए हैं, आपने केस किंग का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया है, जब ज्यादा प्रयोग कर लिया तो आपके क्या हो गए, बाल ज्यादा हो गए ना, तो अब आप किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखिएगा आप 2 चोटियां लगाएंगे, इसलिए सिरोरेखा के ऊपर भी 2, क्योंकि भैया महिलाओं का अस्तित्व है और महिलाओं से ही जीवन संभव है, और देश की वर्तमान में राष्ट्रपति भी कौन है, महिला ही है, इसलिए महिलाओं के आधार पर ही हम संधि पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके ऊपर कितनी मात्राएं आएंगी, अब 2 मात्राएं, तो मतलब लिख लें हम सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा के ऊपर 2 सींग, 2 सींग मतलब 2 खड़ी पाई, खड़ी पाई या तिरछी पाई जो लिखना हो आपको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा दोस्तों, यण संधि। अभी हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने ये देखा था, ये देखिए फिर से बना रहे हैं,
एक बिजनेस ऐसे ओपन होता गया होता गया होता गया, चरम सीमा पर पहुंचा, फिर उसके बाद ये पतन की ओर आया। क्या आया पतन की ओर? जब पतन की ओर आया तो क्या हमने कहा यण संधि है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आधा अधूरा होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पर? गोलमाल तो होने वाला है। अब क्या गोलमाल होने वाला ये आप देखिए। गोलमाल ऐसे होगा दोस्तों, जब हम ऊपर जा रहे थे तो हम हमसे पूरे होते जा रहे थे, लोग हमसे जुड़ते जा रहे थे। अब धीरे धीरे जब हमारा पतन आएगा तो लोग हमसे अलग होते जाएंगे, मतलब आधे अधूरे रह जाएंगे। तो इसमें जैसा नाम है या ना, क्या है या, तो इसमें याद रखेंगे आप क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका या और वा के पूर्व आधे वर्ण आते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें होता है या वा के पूर्व आधे वर्ण, मतलब या और वा के साथ आधे वर्ण जुड़े होते। ठीक, ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा याद रखेंगे कि शब्द के मध्य में त्रा होता है। क्या होता है? शब्द के मध्य में त्रा त्रिशूल। यदि कभी भी शब्द के मध्य में त्रा दिख जाए अथवा या और वा के पूर्व आधे वर्ण दिख जाते हैं तो वह किसका उदाहरण होता है? वो यण संधि की पहचान होती है। इसके बाद आखिरी लिखा हमने आयाति। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो हम पतन की ओर आ रहे थे उस पतन को हम अब स्टेबल लाने की कोशिश ऐसे लेंगे, मतलब ये जो आधे अधूरे थे उनको हम पूरा कर, मतलब जो हमें छोड़कर चले गए तो चले गए, परंतु अब जो बचे हैं वो हमसे संतुष्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हम तो एक बार शिखर पर पहुंच चुके थे, हमारा पतन चालू हुआ, जब हमारा पतन चालू हुआ तो बहुत सारे लोग हमें छोड़कर चले गए और हम आधे रह गए। अब क्या करेंगे? अब हम ये सोचेंगे कि भाई साहब जितने हमारे साथ हैं उनको हम संतुष्ट करके रखें और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो उनको संतुष्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है या वा के पूर्व आ अथवा बड़ा आ सहित वाले पूरे वर्ण, तब वो कहलाएंगे अयाज। ये चार्ट आप बना लेंगे ऐसे ही पूरा, और इस चार्ट से ही आपकी स्वर संधि की आप पहचान पाएंगे। विग्रह जब कोई विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि जब आपको इतनी सारी चीज जब तक याद नहीं होंगी तब आपको पता नहीं चलेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक, तो आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, और यदि किसी शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा उ की मात्रा आपको दिख जाती है तो दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। दीर्घ जब बड़े होंगे तो आपके अंदर गुणों का विकास होगा, जब गुणों का विकास होगा तो आप क्या अंदर क्या आपकी चोटियां बननी चालू हो जाएंगी, तो एक चोटी आप बनाएंगे। फिर आगे समय बढ़ते जाएगा, आपके बाल बहुत बड़े हो जाएंगे तो आप दो चोटियां बांधना शुरू कर देंगे, तो आप यहाँ पर क्या हो जाए, वृद्धि हो गई, तो उसमें हमने लगाया दो चोटियां, दो सिंह। इसके बाद धीरे धीरे फिर पतन की ओर आती है। हमने बिजनेस संगठन ओपन किया था, जैसा कि आप लोगों यदि व्यापम के एग्जाम पर फोकस होंगे तो मैनेजमेंट तो पढ़ ही रहे होंगे। तो जब हम फोकस करते हैं तो हम क्या पाते हैं मैनेजमेंट के सिद्धांत में, कि जैसे ही हम शीर्ष पर पहुंचते हैं वहां से हमारा पतन चालू हो जाता है, तो हमें बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं और हम आधे अधूरे रह जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, या और वा के साथ आधे वर्ण जुड़ जाते हैं। ठीक, और बीच में त्रा लगा होता है, किसी भी शब्द के मध्य में त्रा लगा है तो आपका उदाहरण यण स्वर संधि का होगा। इसके पश्चात जैसे हम जाते हैं तो हमने कहा भाई साहब जो छोड़कर चले गए तो चले गए, चलो रात गई बात गई, अब जो बचे उन्हें तो हम रोक के रखे ना, तो उसके लिए क्या होगा, हमने या और वाक्य पर जो आधे थे उनको हमने पूरा कर दिया। मतलब या और वाक्य सॉरी या और वा के पहले वाले वर्ण जो होंगे वो पूरे हो जाएंगे, और वही वर्ण होंगे जिसमें अ छोटा आ अथवा बड़ा आ की मात्रा लगे, उसके अलावा कोई भी वर्ण हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आज की अपनी ये क्लास समाप्त होती है। क्लास समाप्त होते होते हम आपको एक सूचना और दे देते हैं कि आज 25 जनवरी है, और 25 जनवरी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि 25 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की लगभग 7.5% जो आबादी है उसका रोजगार और आजीविका का साधन पर्यटन है। इसलिए सन 1948 से हम लोग 25 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में हम 25 जनवरी को मनाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों 1950 में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया था। कब किया था,
25 जनवरी 1950 को हम लोगों ने भारतीय निर्वाचन आयोग को गठन किया था और इसलिए 25 जनवरी के दिवस को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हमारी जो राष्ट्रपति महोदया थी, कौन, प्रतिभा देवी जी पाटिल द्वारा 2011 में किया गया। और वर्तमान में आपको पता होगा कि हमारे ECI मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अरुण गोयल हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग गणतंत्र दिवस के अवसर को अच्छी तरीके से मनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए एमपीडिया की टीम की ओर से आपको नमस्कार।